रिच डैड एंड पुअर डैड, बाधाओं को पार करना। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि टेक शोज का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना आसान है। यह एक कम बुद्धि का खेल है। इसमें बहुत ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। 5वीं कक्षा का गणित का विद्यार्थी भी यह कर सकता है। परंतु संपत्ति वाले कॉलम को तेज़ी से बढ़ाना बहुत ज़्यादा बुद्धि का खेल है। इसमें हिम्मत, धीरज और असफलता झेलने की ताकत की ज़रूरत है। हारने वाले असफलता से बचते हैं, जबकि असफलता हार को जीत में भी बदल सकती है। अलेमों को याद रखें। कारण नंबर 2, सनकीपन का सामना करना। आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। हम में से अधिकतर लोग उस छोटे मुर्गे की कहानी जानते हैं जो आसमान गिरने की चेतावनी देता हुआ दौड़ रहा था। हम इस तरह के बहुत से लोगों को जानते हैं, परंतु हम सबके भीतर एक ही छोटा मुर्गा होता है। और जैसा मैंने पहले ही कहा है, सनकी व्यक्ति दरअसल छोटे मुर्गे की तरह नहीं है। हम सभी में एक छोटा मुर्गा होता है जो तब उभर कर सामने आता है जब हमारे विचारों पर डर और शंका हावी हो जाती है। हम सभी के मन में शंकाएं होती है। मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं लोगों से व्यक्ति मुझ में बेहतर है। यह हमारी शंकाएं अक्सर हमें निष्क्रिय कर देती है। हम क्या होगा वाला खेल खेलते हैं। क्या होगा अगर मेरे निवेश करने के बाद अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाए, या क्या होगा अगर मेरा नियंत्रित खत्म हो जाए और मैं पैसा वापस न चुका सकूं। क्या होगा अगर घटनाएं मेरी योजना के हिसाब से न हो। या हमारे कई ऐसे दोस्त भी हो सकते हैं जो हमें अपनी कमजोरियों की याद दिला सकते हैं, चाहे हमने उनकी सलाह मांगी हो या नहीं। वे अक्सर कहते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम यह कर सकते हो, या अगर यह इतना ही बढ़िया होता तो हर कोई ऐसा ही क्यों नहीं कर रहा है, या यह कभी सफल हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। शंका के यह तीर कई बार इतने तीखे होते हैं कि हम काम करना शुरू ही नहीं कर पाते हैं। हमारे दिल में डर बैठ जाता है। कई बार हम सो भी नहीं पाते। हम आगे बढ़ने में असफल होते हैं तो हम सुरक्षित चीज़ों के साथ ही बने रहते हैं और अवसर हमारे पास से होकर गुजर जाते हैं। हम जिंदगी को अपने पास से गुजरते हुए देखते रहते हैं और हम अपने शरीर में जकड़न के कारण बिना हिले डुले बैठे रहते हैं। हमने इसे अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस तरह से महसूस किया होगा और कई लोगों के साथ यह बहुत बार हुआ होगा। फाइडेलिटी मैकक्लेन फंड के पीटर लिंच आसमान गिरने की चेतावनियों को शोर कहकर पुकारते हैं और हम सभी इसे सुनते हैं। शोर यह तो हमारे दिमाग में सुनाई देता है या फिर यह बाहर से आता है, प्राय दोस्तों से, परिवार से, सहकर्मियों से और मीडिया से। लिंच 1950 के दशक के दौरान का अनुभव बताते हैं जब परमाणु युद्ध का खतरा समाचार पत्रों में इतना ज़्यादा प्रचारित किया गया था कि लोगों ने फॉल आउट शेल्टर बना लिए थे और अनाज पानी इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। अगर उन्होंने फॉल आउट शेल्टर बनाने के बजाय इस पैसे को समझदारी पूर्वक बाजार में निवेश कर दिया होता तो शायद आज वे आर्थिक रूप से आज़ाद होते। जब कुछ साल पहले लाओस में दंगे भड़के तो सारे देशों में बंदूक की बिक्री बढ़ गई। वॉशिंगटन राज्य में एक आदमी हैमबर्गर के मांस के कारण मर जाता है और एरिज़ोना हेल्थ डिपार्टमेंट सभी रेस्तरां को आदेश देता है कि बीफ को अच्छी तरह से पकाया जाए।
एक दवाई की कंपनी राष्ट्रीय टीवी विज्ञापन में लोगों को सदी होते हुए दिखाती है। विज्ञापन फरवरी में दिखाया जाता है। सर्दी से ग्रस्त होने वालों की संख्या बढ़ जाती है और उस दवा की बिक्री भी। अधिकतर लोग गरीब होते हैं क्योंकि जब निवेश की बात आती है तो संसार में ऐसे छोटे मुर्गों की संख्या बहुत है जो यह चिल्लाते हुए घूम रहे हैं, आसमान गिर रहा है, आसमान गिर रहा है। और छोटे मुर्गे इसलिए प्रभावित होते हैं क्योंकि हम सभी के अंदर एक छोटा मुर्गा होता है। विनाश की अफवाह और बुरे समय की कल्पना से आपके मन में शंका और डर पैदा न हो। इसमें बहुत ज़्यादा बहादुरी की ज़रूरत होती है। 1992 में मेरा रिचर्ड नाम का दोस्त मुझसे मिलने फिनिक्स आया। वह स्टॉक और रियल एस्टेट में हमारे द्वारा किए गए काम से बहुत प्रभावित था। फिनिक्स में रियल एस्टेट की कीमतें में मंदी चल रही थी। हमने उनके साथ 2 दिन गुजारे और उसे बताया कि कैश फ्लो और पूंजी बढ़ाने में कुछ बढ़िया मौके मौजूद थे। मेरी पत्नी और मैं रियल एस्टेट के एजेंट नहीं हैं, हम विशुद्ध निवेशक हैं। एक रिजॉर्ट कम्युनिटी में एक यूनिट तय करने के बाद हमने एक एजेंट से बात की जिसमें उस दोपहर को उस यूनिट को बेच दिया। 2 बेडरूम के उस घर की कीमत केवल $42,000 थी। इसी तरह के यूनिट उस समय $65,000 में बिक रहे थे। उसे यह बहुत फ़ायदे का सौदा लगा। रोमांचित होकर उसने उसे खरीद लिया और बोस्टन लौट गया। 2 सप्ताह बाद एजेंट ने हमें फ़ोन किया कि हमारा दोस्त पीछे हट गया था। मैंने तत्काल उसे फ़ोन करके उसका कारण पता किया। उसने इतना ही कहा कि उसने इस विषय पर अपने पड़ोसी से चर्चा की थी और उसके पड़ोसी ने उसे कहा था कि यह एक बुरा सौदा था क्योंकि वह ज़्यादा महंगा घर खरीद रहा है। मैंने रिचर्ड से पूछा कि क्या उसका पड़ोसी निवेशक है। रिचर्ड ने कहा नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कि उसने उनकी सलाह क्यों मानी तो रिचर्ड सुरक्षा हो गया और उसने बस यही कहा कि वह ज़्यादा जांच पड़ताल करना चाहता है। फिनिक्स में रियल एस्टेट बाजार के दिन पलटे और 1984 में उस छोटे से यूनिट से $1.000 प्रति माह किराया मिल रहा था। जाड़े के पीक सीजन में $2,500 प्रति माह। 1995 में यूनिट की कीमतें बढ़कर $95.000 में से $5,000 हो गई थी। रिचर्ड को इतना ही करना था कि वह शुरुआत चुका दे और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आज ही वह कुछ नहीं कर पाया है और फिनिक्स के सौदे जैसे मौके अब भी मौजूद हैं। बस आपको उन्हें कुछ ज़्यादा गौर से देखना पड़ेगा। रिचर्ड के पीछे हटने से मुझे ताज्जुब नहीं हुआ था। इसे खरीदार का पछतावा कहा जाता है और यह हम सबको प्रभावित करता है। यही शंकाएं हमें ले डूबती है। छोटा मुर्गा जीत जाता है और हम आज़ादी का मौका गंवा देते हैं। दूसरे उदाहरण में मैं सीडी के बजाय टैक्स लिएन सर्टिफिकेट्स में अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा रखता हूँ। मैं अपने पैसे पर 16% प्रति वर्ष कमाता हूँ जो बैंकों द्वारा दिए जाने वाले 5% से निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा है। यह प्रमाण पत्र रियल एस्टेट द्वारा सुरक्षित होते हैं और राज्य के कानूनी द्वारा संरक्षित होते हैं जो निश्चित रूप से अधिकतर बैंकों से ज़्यादा बेहतर होते हैं। जिस आधार पर उन्हें खरीदा जाता है वह भी काफ़ी देख रेख फॉर्मूले हैं। इनमें सिर्फ एक दिक्कत यह होती है कि उन्हें बुनाया नहीं जा सकता, तो मैं उन्हें 2 से 7 साल की सीडी मान लेता हूँ। हर बार जब भी मैं किसी को बताता हूँ, खासकर उसे
जिसने अपना पैसा सीडी में रखा हुआ है कि मैं अपने पैसे को किस तरह रखता हूँ। तो वे मुझे बताते हैं कि यह खतरनाक है। वे मुझे बताते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं उनसे पूछता हूँ कि उन्हें यह ज्ञान कहाँ से मिलता। तो वे कहते हैं कि उनके दोस्त या निवेशन की पत्रिका से। उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया और वे दूसरे व्यक्ति को जो ऐसा कर रहा है यह बता रहे हैं कि उसे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। मैं जिस सबसे कम आमदनी की उम्मीद करता हूँ वह 16% होती है, परंतु जिन लोगों के मन में शंका होती है वे केवल 5% से ही संतुष्ट हो जाते हैं। शंका बहुत महंगी साबित होती है। मेरा मानना है कि यही संदेश और संकीर्ण अधिकतर लोगों को गरीब बनाए रखता है और उनसे सुरक्षित खेल खिलवाता है। असली दुनिया इंतज़ार कर रही है कि आप अमीर बने, केवल आपके संदेह कि आपको गरीब बनाए हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि चूहा दौड़ से बाहर निकलना तकनीकी रूप से आसान है, इतना ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती है, परंतु इन संदेशों के कारण अधिकतर लोग इससे बाहर नहीं निकल पाते। शंकालु लोग कभी नहीं जीत पाते। अमीर डैडी का कहना था कि शंका और डर के कारण व्यक्ति संदेहवादी बन जाता है। शंकालु व्यक्ति आलोचना करते हैं जबकि जीतने वाले लोग विश्लेषण करते हैं। यह उनकी एक और पसंदीदा कहावत थी। अमीर डैडी ने यह स्पष्ट किया कि आलोचना से दिमाग बंद जाता है जबकि विश्लेषण से आंखें खुल जाती हैं। विश्लेषण से जीतने वाले यह देख सकते हैं कि आलोचक अंधे हैं और वे उन मौक़ों को भी देख सकते हैं जो और किसी को नहीं दिख पाते, और दूसरे लोग जिन मौक़ों को नहीं देख पाते उन्हें देखने की क्षमता किसी भी तरह की सफलता की कुंजी है। जो लोग पैसे की आज़ादी ढूंढ रहे उनके लिए रियल एस्टेट निवेश का एक दमदार तरीका है। यह निवेश का एक अद्भुत तरीका है, परंतु जब भी मैं रियल एस्टेट का जिक्र करता हूँ तो मुझे यह सुनने को मिलता है कि मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता। इसी को पीटर लिंच शोर कहते हैं। इसी को मेरे अमीर डैडी शंकालु लोग के बहाने कहते हैं। ऐसे लोग जो केवल आलोचना करते हैं, विश्लेषण नहीं करते हैं। ऐसे लोग जिनके दिमाग पर उनकी शंकाएं और डरों का पर्दा पड़ जाता है, वे अपनी आंखें नहीं खोलते। तो जब कोई कहता है कि मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता तो मैं जवाब देता हूँ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं यह करना चाहता हूँ? वे यह कह रहे हैं कि जो उन्हें चाहिए टॉयलेट उससे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चूहा दौड़ से बाहर निकलने की आज़ादी के बारे में बात करता हूँ और उनका पूरा ध्यान टॉयलेट पर लगा रहता है। इसी तरह के विचार अधिकतर लोगों को गरीब रखते हैं। वे विश्लेषण करने के बजाय आलोचना करते रहते हैं। मैं नहीं करना चाहता आपकी सफलता की कुंजी को अपने अंदर समाये रखते हैं। अमीर डैडी का कहना था, चूँकि मैं भी टॉयलेट ठीक करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखता, इसलिए मैं एक प्रॉपर्टी मैनेजर की तलाश कर लेता हूँ जो टॉयलेट ठीक करने का ध्यान रखता हो। घर या अपार्टमेंट को चलाने के लिए एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को ढूंढने के बाद मेरा कैश फ्लो बढ़ जाता है। परंतु इससे भी ज़्यादा ज़रूरी यह है कि एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर मुझे और ज़्यादा रियल एस्टेट खरीदने का मौका देता है, क्योंकि मुझे टॉयलेट का ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। एक बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर रियल एस्टेट में सफलता की कुंजी है। मेरे लिए रियल एस्टेट से भी ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छा मैनेजर खोजना। प्राय किसी बढ़िया प्रॉपर्टी मैनेजर को अच्छे सौदे के बारे में पहले से पता चल जाता है, जबकि रियल एस्टेट एजेंट्स को बाद में पता चलता है, जिसके कारण वे और भी ज़्यादा मूल्यवान हो जाते हैं। मैं नहीं करना चाहता
को सफलता की कुंजी कहने के पीछे अमीर डैडी का यही मतलब था। चूँकि वे भी टॉयलेट ठीक करना नहीं चाहते, इसलिए मैंने यह विचार किया कि किस तरह ज़्यादा रियल एस्टेट खरीदी जाए और चूहा दौड़ से बाहर निकलने की प्रक्रिया तेज की जाए। जो लोग यह कहना जारी रखते हैं कि मैं टॉयलेट नहीं सुधारना चाहता, वे अक्सर इस सख्त निवेश माध्यम से खुद को वंचित रखते हैं। उनके लिए टॉयलेट उनकी आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टॉक मार्केट में अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना है, मैं अपना पैसा नहीं गंवाना चाहता। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं या कोई और व्यक्ति पैसा गंवाना पसंद करता है? वे सिर्फ इसलिए पैसा नहीं बना पाते क्योंकि वे पैसे गंवाने के लिए तैयार नहीं होते। विश्लेषण करने के बजाय वे एक और सख्त निवेश के माध्यम यानी स्टॉक मार्केट की तरह से अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं। दिसंबर 1996 में अपने मित्र के साथ नज़दीकी गैस स्टेशन के पास से गुजर रहा था। उसने देखा और अनुमान लगाया कि तेल की कीमतें बढ़ जाएगी। मेरा दोस्त बहुत चिंता करता रहता है, यह छोटा मुर्गा है। उसके हिसाब से आसमान हमेशा गिरने वाला होता है और अक्सर आसमान उसी के ऊपर गिरेगा। जब हम घर पहुँचे तो उसने मुझे वह तमाम आंकड़े बताए कि अगले कुछ सालों में तेल की कीमतें क्यों बढ़ेगी। यह आंकड़े मुझे पहले पता नहीं थे, हालांकि मैंने वर्तमान ऑयल कंपनी में बहुत से शेयर खरीदे हुए थे। उस सूचना के आधार पर मैंने तत्काल एक नई ऑयल कंपनी की खोज शुरू कर दी, जिसे उसके वास्तविक मूल्य से कम आंका गया हो। मुझे ऐसी ऑयल कंपनी मिल गई जो तेल के कुछ भंडारों को खोजने वाली थी। मेरा ब्रोकर इस नई कंपनी को लेकर खास रोमांचित हो गया और मैंने 65 सेंट प्रति शेयर की दर पर 15.000 शेयर खरीद लिए।